नमस्कार। किताब, किस्से और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक किताब एनिमल फार्म की। किताब क्या, ये एक छोटा सा उपन्यास है जो सन 1945 में लिखा गया था। इसके लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल इंग्लैंड के रहने वाले थे और अपने ज़माने में लोग उनके धुर विरोधी थे। कम्युनिस्ट उनसे खासा नाराज़ रहते थे और जॉर्ज ऑरवेल को उनकी कोई ख़ास परवाह नहीं थी। जॉर्ज ऑरवेल भविष्य के बारे में लिखते थे और एक उनका अपना नज़रिया था लिखने का। 1945 तक आते आते सोवियत संघ को बने 27 साल हो गए थे। 1917 की क्रांति के बाद अब 27 साल हो गए थे। लोग सोवियत संघ को स्वीकार कर चुके थे। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ जो था मित्र राष्ट्रों के साथ था। अमेरिका और इंग्लैंड के साथ मिलकर उन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी। इसके बावजूद पश्चिमी देशों में यानी फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इनके बीच में रूस को लेके और सोवियत संघ को लेके खासा अविश्वास था। सबको ये लगता था कि ये जो कम्युनिज्म नाम की विचारधारा है या साम्यवाद जिसे हिंदी में कहते हैं, साम्यवादी विचारधारा बहुत ही ख़तरनाक विचारधारा है। ये एक ख़ास किस्म की तानाशाही पैदा करती है और इसमें कुछ भी अच्छा निकलने वाला नहीं है। और जिस तरीके की खबरें सोवियत संघ से बाहर आती थीं, उनसे लगता भी था कि हाँ भाई ऐसा ही है। कुछ ये भी था कि जो पश्चिमी देशों की डेमोक्रेसीज़ थीं या जिन्हें लोकतंत्र कहते हैं, उनको हमेशा कम्युनिस्टों से डर लगता था कि अगर वो कोशिश करेंगे हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन करके उसी तरीके की तानाशाही यहाँ स्थापित करने के लिए। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, अमेरिका ने सारी कोशिश शुरू करी सोवियत संघ के विस्तार को रोकने की। तो पश्चिमी यूरोप उनके साथ चला गया और पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ का कब्जा हो गया। और इसके बाद अगले 50-60 साल तक 50 साल दोनों देशों के बीच में एक लागडांट लगी रही, कैसे दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देशों पर अपना नियंत्रण रखें। तो इस नियंत्रण की जो शांत लड़ाई थी, शांत तो नहीं थी, लेकिन दोनों आपस में नहीं लड़ते थे, अपने अपने साथ के देशों को लड़ाते रहते थे, ये देखने के लिए और तौलने के लिए कि दोनों की ताकत कितनी है, कौन जीता कौन हारा। ये उन दो देशों में जो कि इन्हीं दोनों के साथी होते थे, उनकी लड़ाई में तय हो जाता था। इस पूरी लागडांट को, 55 साल चली लागडांट को हम लोग शीत युद्ध के नाम से यानी कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। यही दौर था जिसकी बिल्कुल शुरुआती समय पर जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी किताब लिखी, एनिमल फार्म। और एनिमल फार्म जो थी, कहानी एक ऐसे खेत की है या एक ऐसे बड़े फार्म की है जहाँ पे कि बहुत सारे जानवर पाले जाते हैं और वो जानवर मनुष्य जो उनके ऊपर राज कर रहा है उसके राज से बहुत परेशान है, क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं है। वो उन लोगों को बहुत सताता है, परेशान करता है। और सारे जानवर मिलकर ये तय करते हैं कि हम इसके खिलाफ विद्रोह कर देंगे और हम अपना शासन स्थापित करेंगे। अपना शासन ऐसे स्थापित करेंगे जहाँ पे कि सब लोग बराबर होंगे, सबको खुली छूट होगी, सब अपने मन से अपना काम करेंगे और जितना होगा वो फार्म से खाना खाएंगे और मज़े से रहेंगे। इसी को देखकर या इसी सोच से प्रेरित होकर सब लोग विद्रोह करते हैं और वो आदमी भाग जाता है अपना फार्म छोड़ के। अब इतने सारे जानवरों से तो नहीं लड़ सकता था, तो वो तो भाग जाता है। अब सारी सत्ता जानवरों के हाथ में है और जानवर धीरे 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 जो वहाँ पे सुअर हैं उनको अपनी सत्ता सौंप देते हैं, या सुअर उनसे धीरे धीरे सारी सत्ता छीन लेते हैं।
इसके बाद वो दिखाया जाता है कि कैसे धीरे धीरे करते करते सुअर जो हैं वो एक एक करके सारी सुविधाएं छीनते जाते हैं, सारा स्वतंत्रता ख़त्म करते जाते हैं, और अंततः दिखाते हैं कि सुअर दो पैरों पर चलने लगे हैं, जो ये बताता है कि ये भी अब पुरुष या जो इंसान था जिसको मार के भगाया था वैसे ही हो गए हैं। ये किताब जब आई सामने तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। सारे साम्यवादी जो थे वो जॉर्ज ऑरवेल के खिलाफ हो गए, क्योंकि सबको समझ में आ रहा था कि ये किताब किस तरफ इशारा कर रही है। एनिमल फार्म सोवियत संघ था, सुअर जो था वो स्टालिन था, दूसरा जो सुअर था, और उस स्टालिन जिस सुअर को बनाया उसका नाम उन्होंने नेपोलियन रखा। दूसरे सुअर था वो ट्रॉट्स्की जो उसका विरोधी था उसका नाम रखा गया, और पूरी कहानी ठीक वैसे ही तैयार की गई जैसे कि सोवियत संघ की इतिहास 28 साल में लोगों के सामने गुजरा था। पढ़ते ही लोगों की समझ में आ गया कि ये क्या कहा जा रहा है और ये किन के लिए कहा जा रहा है। बड़ा विरोध हुआ, साम्यवादियों ने बहुत भला बुरा कहा, तमाम सोवियत संघ ने तो खूब गालियां दी, और जो कम्युनिस्ट पार्टी इंग्लैंड में थी या और भी दुनिया में जो सोवियत संघ से प्रेरित इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने उसको बड़ा भला बुरा कहा, और ये भी कहा कि ये इनकी कपोल कल्पना है, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है, और जो भी है वो एनिमल फार्म ये कहते रहें, लेकिन सोवियत संघ जो है वो भविष्य का दर्शन देता है और भविष्य सोवियत संघ ही है और कम्युनिज्म है। ऐसी तमाम बातें हुई। अपने विरोधियों से तो शायद जॉर्ज ऑरवेल ने कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने जो किताब लिखी थी वो छोटी सी किताब से उन्होंने सबको वहाँ पे मारा जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा दर्द होता है। उन्होंने उनके उस पूरे विचार को कि हमने एक यूटोपिया मतलब आदर्श दुनिया बना दी है और ये इस आदर्श दुनिया को बुरा बताने की कोशिश कर रहा है। किताब में जो बात या उस उपन्यास की जो सबसे खास बात है वो ये कि उन्होंने इंसानों के बजाय जानवरों को कैरेक्टर की तरह लिया। इससे लोगों को बड़ी नाराजगी हुई कि आप सोवियत संघ के लोगों को इंसान ही नहीं समझते, आप उन्हें जानवर समझते हैं। खैर, कोई विरोध का कोई जवाब तो आना नहीं था, लेकिन फिर लोगों ने बड़े बारीकी से देखना शुरू किया कि उसके छोटे छोटे जो कैरेक्टर क्रिएट किए गए और जो मेन कैरेक्टर क्रिएट किए गए वो कौन है। तो देखिए, उन्होंने स्टालिन का कैरेक्टर एक सुअर को रखा, मतलब वो स्टालिन को सुअर समझते थे, और नाम उसका दिया नेपोलियन। बड़ा उस पर लोगों ने पूछा कि भाई नेपोलियन नाम क्यों रख दिया। नेपोलियन नाम इसलिए रखा कि नेपोलियन भी शुरू हुआ था एक डेमोक्रेट की तरह, वो भी डेमोक्रेसी की बहुत बातें करता था, और डेमोक्रेसी के दौरान ही नेपोलियन बड़ा होकर जनरल बना। लेकिन जब नेपोलियन ने सत्ता हथिया ली तो वो सम्राट बन गया और उसने सारी डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया। तो जॉर्ज ऑरवेल ने ख़ास तौर पर उस सुअर का नाम नेपोलियन रखा यह बताने के लिए कि जो लोग तुमसे बराबरी की, अच्छाई की, लोकतंत्र की, इन सब की बातें करते हैं, उनसे बच के रहना ज़रा, क्योंकि उनके दिल में बहुत मैल है, मन काला है। तो उनकी बातों पर मत जाओ, उनके एक्शंस पर जाओ, वो करते क्या हैं उसको देखो। किताब आई, किताब ने 2-4 साल बहुत हंगामा भी किया और जॉर्ज ऑरवेल एक बड़े लेखक की तरह स्थापित हो गए। खैर, पूरे 50 के दौर में इस किताब का पूरे पश्चिमी देशों में बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ और उसके ट्रांसलेशन तमाम भाषाओं में हुए, हिंदी में भी हुए, और ये सब कहानियाँ चलती रहीं। पर धीरे 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 वो किताब
लोगों की नज़र से हट गई, चली गई पीछे, क्योंकि इतनी किताबें आती हैं तो फिर इसका भी शोर कम हुआ। लेकिन किताब या उपन्यास, वही जो बात बार बार कही जाती है कि उसकी शक्ति इस बात में नहीं है कि वो उस समय कितना शोर मचाती है या उस समय कितना लोगों को आकर्षित करती है। उसकी शक्ति इस बात में है कि वो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को आकर्षित कर सकती है, क्या उसमें कहीं बात में कुछ सच्चाई है। और ये बात साबित हुई सन 1991 में, जब सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। फाइनली सोवियत संघ 70 साल रहने के बाद टूट गया, 74 साल रहने के बाद टूट गया। जब सोवियत संघ टूटा तो वो ठीक उन्हीं कारणों से टूटा जो कि एनिमल फार्म में 1945 में जॉर्ज ऑरवेल ने लिख दिए थे। और तब लोगों को लगा कि ये छोटा सा उपन्यास सिर्फ उपन्यास ही नहीं है, ये एक किस्म की भविष्यवाणी है। लिखे जाने के 50 साल बाद लोगों को, 45 साल बाद लोगों को एहसास हुआ कि यह कुल उपन्यास नहीं था। जॉर्ज ऑरवेल ने भविष्य बिल्कुल साफ, जैसे आईने में उनको दिख रहा था, ऐसे देख लिया था। और वो ठीक प्रिडिक्ट कर रहे थे कि कैसे जिस सपने को दिखाकर एक व्यवस्था को बदल कर नई व्यवस्था आई है, वो एक दिन उतनी ही बिगड़ जाएगी, उतनी ही जो है भ्रष्ट हो जाएगी, और उससे ज़्यादा भ्रष्ट हो जाएगी कि अपनी ही भ्रष्टाचार के भार से टूट जाएगी। और अंततः सोवियत संघ के संग वही हुआ। लोग एनिमल फार्म को एक बहुत बड़ा लिटरेचर का उदाहरण मानते हैं कि साहित्य का ये गजब का उदाहरण है। मैं इसको साहित्य के उदाहरण के साथ साथ भविष्य का भी एक उदाहरण मानता हूँ, भविष्य बताने का भी एक उदाहरण मानता हूँ। इंटेलेक्चुअली उस सोच को समझने में जॉर्ज ऑरवेल बिल्कुल सही साबित हुए। जॉर्ज ऑरवेल शायद बहुत निष्पक्ष भाव से इस सोच का, इस व्यवस्था का उत्थान और पतन देख पा रहे थे, क्योंकि वो इस स्थिति से अपने आप को अलग करके बैठे हुए थे। और जब वो अपने आप को तटस्थ होकर इस व्यवस्था के पूरे प्रवाह को देख रहे थे, तो उनको समझ में आ गया कि ये व्यवस्था चल ही नहीं सकती, क्योंकि ये मनुष्य के मूल स्वभाव के विरुद्ध खड़ी हुई है। तानाशाही तब तक चलेगी जब तक तानाशाह के भुजबल में दम है। जिस दिन तानाशाही में ताकत कम होने लगेगी, तानाशाह में ताकत कम होने लगेगी, उस दिन तानाशाही जो है चटक जाएगी, क्योंकि वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में तो लोक की शक्ति होती है, और लोक की शक्ति कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि समाज में हमेशा नए लोग आते रहते हैं, नए जन्म होते रहते हैं, समाज बदलता रहता है, पीढ़ियां दर पीढ़ियां लोग तो रहते ही हैं। लोग अपने हिसाब से उस व्यवस्था को चलाते रहते हैं। लेकिन तानाशाह अमर नहीं होता है, तानाशाही भी अमर नहीं होती, क्योंकि वो एक व्यक्ति पर टिकी होती है। और जॉर्ज ऑरवेल इस मनोदशा को अच्छे से समझते थे, इसलिए उन्होंने जब ये उपन्यास लिखा तो ये उपन्यास कालजयी इसलिए हो गया क्योंकि उसने बिल्कुल ठीक ठीक सोवियत संघ के उत्थान और पतन का भविष्यवाणी कर दी। इसके बाद भी उन्होंने कई और किताबें लिखी, लेकिन वो किताबें उतनी सही साबित नहीं हुई जितना कि एनिमल फार्म। तो जॉर्ज ऑरवेल की तमाम किताबों में एनिमल फार्म इसीलिए सबसे अलग मानी जाती है, उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है,
क्योंकि इसमें उन्होंने न सिर्फ अपना लेखन बल्कि अपनी साफ समझ का और गहरी समझ का सबसे सही उदाहरण पेश किया। किताब को पढ़िएगा ज़रूर, आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी किताब के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।